न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे CNBC। आज फिर हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिसका नाम है सैयद असलम अली फ़िक्री, जिसको यकीनन पूरे पाकिस्तान की फ़िक्र होती है। अपनी तो फ़िक्र हर किसी को होती है, लेकिन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इन्हें हर पाकिस्तानी की फ़िक्र होती है। आखिर आज इनके पैर में आपने देखा कि प्लास्टर भी है। इनके जो हादसा हुआ था कई दिन पहले, तो आज इनके ये पक्का प्लास्टर भी है, लेकिन आज भी ये उन पाकिस्तानियों की फ़िक्र रख रहे हैं। ख़ुद आज इस हालत में हैं, लेकिन इस हालत में होने के बावजूद भी इन्हें उन पाकिस्तानियों की आज भी फ़िक्र है। तो आइए पूछता हूँ कि क्या कहेंगे आज इसके हवाले से सैयद असलम अली फ़िक्री। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने CNBC न्यूज़ के ब्यूरो चीफ़ और हमारे साथी कैमरामैन आसिफ भाई का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना वादा निभाया और टाइम निकाल कर के मुझ तक पहुँचे। माह रमज़ान मुबारक का महीना जो है मैं अदम बर्दाश्त सब्र का दर्स देता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस महीने में सबसे ज़्यादा खुराफात और शैतान भी ये कहता है कि अल्लाह ताला तो मुझे बंद करता है, लेकिन मैंने इतना चार्ज कर दिया है कि ये रमज़ान मुबारक को भी नहीं बख्शते। तो आप देख लीजिए रमज़ान मुबारक में जो हालात ख़ास तौर से शहर क़ायद कराची के, बलूचिस्तान के आप लोगों के सामने है कि रमज़ान मुबारक को भी नहीं बख्शा लोगों ने। जो जुल्म व तशद्दुद और जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वो खुली किताब की तरह लोगों के सामने है। मैं उस पर मुख्तसरन इज़हार ख़याल करूँगा। दिल तो बहुत चाहता है कि 1 घंटे का इंटरव्यू दूँ और अपने हालात ज़िंदगी भी बताऊं, लेकिन वो वक्त भी आएगा इंशाल्लाह। कभी फ़ारिग होंगे असलम भाई तो इंशाल्लाह करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ मेहरान कम्युनिकेशन नेटवर्क का जो पैगाम है वो कौम को देना चाहता हूं कि ये वो तंजीम है जिसको अल्लाह ताला ने उसने इत्तेफाक है कि 27 रमज़ान मुबारक लैलतुल क़द्र जश्न ज़ुल्क़ान हकीकी यौम आज़ादी पाकिस्तान के दिन क़याम अमल में लाकर इस खाकसार के नादमा कंधों पर इसकी ज़िम्मेदारी डाल दी। इसी तरह उसने इत्तेफाक है कि 2019 में साबिक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान सैयद इब्ने हसन जैसी इल्म दोस्त, इंसान दोस्त, अजीम शख्सियत के हाथों खाकसार को ये जिना कैद पहनाकर दोहरी ज़िम्मेदारी खाकसार के कंधों पर डाल दी। और वह जिस तरह निभा रहा है, असलम भाई भी वाकिफ़ हैं, पूरा पाकिस्तान वाकिफ़ है कि किस तरीके से, किन हालात में, किस कस्बा पुरसी की हालत में मैंने अपनी जद्दोजहद को जारी रखा हुआ है, क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ बनता है जो अल्लाह ने ज़िम्मेदारी दी। और ये भी लोगों को वाज़े कर दूँ कि अल्लाह ताला उतनी ज़िम्मेदारी इंसान पर डालता है जितनी उसमें इस्तिताअत हो। वो कभी इस्तिताअत से ज़्यादा तो मेरा शुमार उन खुशनसीब लोगों में होता है कि अल्लाह ताला किसी ख़ास मिशन के लिए किसी को मुंतखब कर लेता है, और सिर्फ मुंतखब ही नहीं करता, माँ की गोद से लेकर लहद तक उसकी तरबियत भी फरमाता है। तो मैं उन खुशनसीबों में शामिल हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने तहरीक उर्दू लाख्ताबाद का गाज़ी बनाया। उसका मैं मशहूर कथा जो जंग अखबार आज भी मेरे सामने नज़र आ रहा है, मुझे स्याह बॉर्डर है और रईस अमरोही साहब का कथा कि उर्दू का जनाजा है ज़रा धूम से निकले, ये आज भी मेरे नक्श में बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर FSF की फायरिंग से अल्लाह ने मुझे बचाया था। वहाँ का भी गाज़ी हूँ। और इसी तरह 1970 की तहरीक निज़ाम सलम चली, मैं उस वक्त जमीयतुल उलमा पाकिस्तान में था, नूरानी ग्रुप में। तो इंक्वायरी ऑफिस मशहूर है, लांडी का बहुत मशहूर जगह है। तो वहाँ पर जो है फायरिंग हुई, हालांकि पुलिस ने धमकी दी थी ज़िक्रिया साहब को हमारे, लेकिन उसका फ़ायदा उठाया। पीपल्स पार्टी के लीडर के घर से वो गोली चली थी। हमें तो कौन जानता था, हम तो कारकुन थे। तो ज़िक्रिया साहब पर गोली चली थी, लेकिन वो निशाना चूक गया, क्योंकि अल्लाह ने उनकी किस्मत में शहादत नहीं लिखी थी, ना मेरी किस्मत में थी। मैं लेफ़्ट हैंड पर था और राइट हैंड पर मेरा 37 का साथी साबिर शहीद, उसको गोली वो दिल पर लगी। 303 उस ज़माने में हुआ करती थी, क्लाशन नहीं होती थी। 303 इतनी ख़तरनाक राइफ़ल थी उस ज़माने में, जो सरकारी हुआ करती थी, चोरी से लोग इक्का दुक्का को ख़रीद लेते होंगे। तो वो गोली सामने लगती थी, इतना सा सुराख होता, पीछे से फाड़ देती थी। तो साबिर को दूसरा सांस नहीं आया, वो वहीं शहीद हुआ। और ये तारीख़ी वाक़या जो बड़े बड़े आलिमों को नहीं पता, क्योंकि सब ने फरामोश कर दिया तहरीक इंसाफ को। आज जो पाकिस्तान की हालत हो रही है इसलिए हो रही है कि हमने पाकिस्तान में भी एक धोखा दिया क़यादत ने पाकिस्तान बनाते वक्त, और ये दूसरा सबसे बड़ा धोखा मैं जो समझता हूँ वो तहरीक इंसाफ के नाम पर जो हमें धोखा दिया गया कि भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, वो शराबी है, ज़ानी है। लेकिन आज हमें एहसास हो रहा है कि जब मैंने भुट्टो साहब को पढ़ा
और वो जो हालात पैदा हुए पाकिस्तान में, तो मैंने जो तहकीक की, तो मैं आज भुट्टो को जो है, मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि वो असल हीरो है। आज कादियानियों के ख़िलाफ़ अगर मैं खड़ा हूँ तो ये उन्हीं अकाबरीन की बदौलत है कि जिनके साथ मैंने काम किया। उसमें बहुत सारी शख्सियात हैं, हनीफ तैयब भाई हैं, हुसैन हारून हैं, अबू बकर शेखानी हैं, दोस्त मोहम्मद फैज़ी हैं, मतलब तमाम सीनियर अकाबरीन। मैं जूनियर ज़रूर था, लेकिन मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मैंने इन शख्सियात के साथ ख़त्म नबूवत और तंज़ीम में काम किया। तो वही वो जज्बा आज भी मेरे अंदर मौजूद है कि अभी देख लीजिए कि मज़हबी दहशतगर्दी का उरूज है, पाकिस्तान में लसानियत के नाम पर बलूचिस्तान में मारा जा रहा है। तो ये सब कुछ क्या है? तो ये हमारे उन अमालों का नतीजा है कि हमने असल मकसद को भुला दिया। आज इत्तेफाक है कि योम पाकिस्तान है 23 मार्च। ये बहुत अच्छा हुआ कि आज मेरा इंटरव्यू योम पाकिस्तान के मौके पर हो रहा है, तो मैं इसके हवाले से बताना चाहता हूँ कौम को कि 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में जो करारदाद पेश की गई थी, वो सिर्फ करारदाद पाकिस्तान थी, उससे मंशूर पाकिस्तान का ताल्लुक़ नहीं था। यहूद और नसारा ने की साजिश के तहत उसको कायदे आज़म को सेकुलर साबित करने के लिए, पाकिस्तान को सेकुलर स्टेट साबित करने के लिए आज तक उसका राग लापा जाता है। उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मंशूर पाकिस्तान वो है जो बहादुर यार जंग ने 26 दिसंबर 1943 को आर्टरी मैदान कराची में मुस्लिम लीग के आखिरी जलसा में खिताब करते हुए इक़्तिबास सुना देता हूँ। उससे अंदाज़ा हो जाएगा पाकिस्तान की तारीख़ का कि एक कायदे आज़म ऐसा महसूस हो रहा है जैसा बताया जा रहा है, पाकिस्तान वैसा नहीं होगा। अगर वहाँ कुरान और सुन्नत का निफाज ना होगा तो वहाँ शैतानी सियासत होगी। मकर फ़रेब पर मबनी शैतानी सियासत तालिबान पाकिस्तान की सियासत नहीं हो सकती। हम ऐसी शैतानी सियासत से खुदा की पनाह मांगते हैं। ये वो इक़्तिबास है जो पूरा अहाता कर रहा है इस वक्त के जो पाकिस्तान के हालात हैं, लसानियत, फ़िरका वारियत, मजहबी दहशतगर्दी। और मुझे अफसोस आज ये हो रहा है कि मेरी अपनी दायरा महदविया बरादरी में बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द पैदा हो गए, जो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख का भी बायस है। लेकिन मुझे अल्लाह ने तौफीक दी, जब मैं दूसरों से लड़ता हूँ इस हवाले से, तो मैं क्यों ना अपने बिरादरी के गद्दारों से लड़ूँ। तो मैंने उस पर भी स्टेप उठाया, और ये असलम भाई भी गवाह हैं कि बफर जोन के किरण आर्केड के सामने खड़े होकर भी मैंने इस पर बात की थी। आज मैं ये मुतालबा करता हूँ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब से कि मजहबी दहशतगर्दी का ख़ात्मा करें पाकिस्तान से। कल भी हम मफाद पाकिस्तान के साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, हर हालत में खड़े रहेंगे, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो। तो ये जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है, मोहसिन एडवोकेट जो सरगना है पाकिस्तान में, टूवर्ड इस्लाम बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीम है जो अमेरिका से ऑपरेट हो रही है, और यहाँ पर उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। मैं मुतालबा करता हूँ कि सख्ती के साथ शहदादपुर और कराची में फंक्शन किया जाए, वो ऑपरेशन किया जाए सख्त आर्मी का, और दायरा महदविया बिरादरी और मेरी फैमिली को सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। लेकिन असलम भाई, एक चीज़ समझ नहीं आ रही आपके इंटरव्यू में, आपने कहा कि भुट्टो साहब की उस चीज़ को मैं मानता हूँ जिन्होंने कादियानी को एक गैर मुस्लिम करार दिया, लेकिन लोग तो आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप भी उनके साथ हैं। ये कहाँ तक हकीकत है? तो इल्ज़ाम सिर्फ इल्ज़ाम होता है, साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। ये किस तरीके से मुझे कादियानी कह सकते हैं? खत्म नबूवत पे भी आवाज़ उठाते हैं हर किसी पे, तो फिर क्यों इल्ज़ाम लगता है? ये मेरा अभी तक समझ नहीं आया। ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। ये सिर्फ ज़बानी इल्ज़ाम तो लगाते हैं, मैं तो उनको चैलेंज कर चुका हूँ तमाम उलमा कराम को। अब भी आज भी मैं आपके प्लेटफॉर्म से चैलेंज करता हूँ कि कराची प्रेस क्लब पर आ जाए बड़े से बड़ा आलिम, और ये साबित कर दे कि मैं कादियानी हूँ, और मैं साबित कर दूँगा कि ये सब काफिर हैं। क्यों? कि ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर सलाम पढ़ने ना पढ़ने पर ज़रा सी बात पर एक दूसरे के खिलाफ कफर के फतवे देते हैं। और आज वो सिर्फ सैयद मोहम्मद जूनपुरी के मानने वालों को, उसका भी एक वाक़या आपको बहुत पुराना बता दूं, 40 साल पहले का, और वो भी बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान में 27वीं शब को शर्म से डूब मरने का मकाम था वो, कि 27वीं शब कितनी बड़ी रात है। ज़िक्री बलोचों के ऊपर ये फजल रहमान की पार्टी ने बमबारी की। ये 40 साल पुराना वाक़या, इसका चश्मदीद गवाह हूँ मैं, क्योंकि मैंने उस मौके पर कराची में नेशनल सेंटर हुआ करता था, मैं इस पर मैंने ख़िताब भी किया था। तो आप ये देख लीजिए कि ये कुफ्र के फतवे एक दूसरे के खिलाफ लगाते हैं, लेकिन इस्लामाबाद के लिए ये एक हो जाते हैं। तो ये मुझ पर अगर इल्ज़ाम लग रहा है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साबित करना बड़ा मुश्किल है। तो मैं आज भी मोहसिन जो एडवोकेट है उस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अमेरिका से फंडिंग लेता और यहाँ काम करता, इसका सबूत आपके पास? बिल्कुल मेरे पास इसका सबूत है, और मैंने इस पर जो स्टेप लिया था, एक वीडियो बयान जारी हुआ था जो सैयद आमिर हमारी बिरादरी का है, जो इंडिया से मफरूर है, और वहाँ की अमेरिकन शहरियत भी उसने हासिल की। असल में वो है इंडिया का,
उसने वहाँ बैठकर वो जो इंटरव्यू दिया वो मैंने चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है। अभी वो वीडियो अगर मेरे पास मौजूद होती मैं चला भी सकता था, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। वो भी मैंने कहा है लोगों से कि वो वीडियो दोबारा जो है मुझ तक पहुँचाई जाए, लेकिन मैं चश्मदीद गवाह हूँ, इसलिए अल्फिया कह सकता हूँ कि और फिर वो जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वो खुली किताब की तरह है। जिस तरह से उन्होंने हमारी मसाजिद पे कब्ज़ा किया, हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, तमाम शवाहिद मौजूद हैं जिस तरीके से कब्ज़ा, और जो जमातें उनका साथ दे रही हैं वो भी रोज़े रोशन की तरह हैं। जमीयत उलमा पाकिस्तान उसके घर पर मुबारकबाद दे रही है। ये ताम मस्जिद के पेश इमाम इन्होंने ख़ुद मुझे बताया था कि उसके घर पर जो मीटिंग हुई थी उसमें वो शरीक थे। तो मैं ऐसे ही हवा में अगर मेरी बातें झूठी साबित होती तो ये लोग मेरे ख़िलाफ़ एक्शन लेते ना। आज तक कोई एक मेरे ख़िलाफ़ इसके बारे में बात नहीं कर सका। अखबारात में आ चुका है, मीडिया पर मैं कई बार कह चुका हूँ, अगर उनमें जुर्रत है तो प्रेस क्लब पे आ जाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं आज अपना महजिया इस्लामिक सेंटर शिकागो से भी अपील करता हूँ कि वो जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान में कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप जाएँ, अमरीकी सफारत खाने पे मुजाहरा करें और दायरा महजिया बिरादरी के साथ जो जुल्म सितम इस पाकिस्तान में हो रहा है, इस्लामी मुल्क में हो रहा है, उस पर आवाज़ उठाएं। दुबई में हमारी जो है फ़रा कमेटी, उसका भी फ़र्ज़ बनता है, और इंडिया में जहाँ जहाँ भी लोग हैं वो पाकिस्तानी सफारतखानों पर जाएँ और हमारे लिए और हमारी बिरादरी के लिए वहाँ सदा एहतजाज बुलंद करें। इंशाअल्लाह ताला उसका रिज़ल्ट आएगा। पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज है। मैं सिर्फ अपने बॉस आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और कराची के हवाले से भी मैंने 22 जून 2023 को उनको लेटर लिखा था, लेकिन आज तक ना उसका जवाब आया ना उसका कोई रिज़ल्ट आया। तो मैं अब भी उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि मैं हुक्म नहीं दे सकता, क्योंकि मैं अपने मुल्क का, अपने अफवाज पाकिस्तान का वफ़ादार हूँ, और बस यही मैं पैगाम देना चाहता हूँ। और एक पैगाम और ख़ास तौर से मैं आसिम मुनीर साहब को और देना चाहता हूँ, जिस तरह मैंने 14 दिसंबर अलीगढ़ के दिन मनाते हुए प्रेस क्लब पर कहा था कि आप इलेक्शन फेयर करवाएं और तारीख दोहराएं सन 70 की, लेकिन उस रिज़ल्ट को मानिएगा। अगर रिज़ल्ट को नहीं मानेंगे तो मुल्क टूट जाएगा। वो एक अलग बात है, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और आज जो सियासी मुआशी बहरान है पाकिस्तान में, उसकी बुनियादी वजह है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। लोगों को सीटें दे दी गई, और वो जिस तरीके से वो चीज़ें सामने आ रही हैं, मुझे उस पर कोई ज़्यादा कमेंट्स कहने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ सबके सामने, आवाम भी जानती है। और आज जिस तरह से लोग अल्ताफ़ हुसैन के लिए निकल रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। मैं तो उस वक्त भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ खड़ा था जिस वक्त मैं सिपारकों में था। मेरी शादी हुई थी 1 नवंबर 1993 में, जब नसीरुल्लाह बाबर साहब का सख्त ऑपरेशन चल रहा था। उस वक्त मैंने कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई को दावत दी थी अपनी शादी में शिरकत की, जिसका रिस्पांस मिला, और इश्तियाक अज़हर साहब को उन्होंने पाबंद किया कि वो मेरे निकाह और वलीमे में जाएंगे, लेकिन निकाह में नहीं, वलीमे में आए थे। और वो तस्वीर मैंने उनसे ली थी 90 से, और वो तस्वीर जिसको बड़े बड़े वज़ीर आज़म जो बने पाकिस्तान के बेनज़ीर जैसे लोग, उन्होंने सलाम पेश किया था उस तस्वीर को, वो वहीं रखी होती थी उस कमरे में। वो तस्वीर मैंने हॉल में लगाई थी। तो तमाम एजेंसीज़ भी जानती हैं कि असलम अली कौन है, ना डरने वाला, ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, ना मुल्क के ख़िलाफ़। सर, यही चीज़ तो मेरे आज तक समझ में नहीं आ रही कि जिस इदारे से आपका ताल्लुक़ है वो आर्मी का इदारा है, और आपकी बात सुनी भी नहीं जा रही, आप हमेशा आवाज़ उठाते हैं, तो क्या वो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं? और आप डट के सामना भी करते हैं हर चीज़ का, उसके बाद भी कोई आपका साथ नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा है? क्या समझते हैं आप? उसकी वजह यह है, उसके लिए मैं आपको हमारे साबिक़ बोलते हैं इसलिए नहीं, बिल्कुल, एक तो ये वजह है कि सच और हक़ को नहीं सुना जाता, और दूसरे उसकी वजूहत हैं कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, और अभी वो वीडियो आई हुई है दोबारा। ISI के सरबराह हमारे, जिनको मैंने अवार्ड का भी इजरा किया है, वो बहादुर जनरल है। वो इन लोगों की तरह नहीं डरता, इन जनरलों की तरह। वो बहादुर जनरल था ISI का सरबराह हमारा हमीद गुल साहब, जिनके नाम से अवार्ड का इजरा भी मैंने इसी बात पर किया। तो उन्होंने कहा, उनसे बल्कि सवाल किया एंकर ने कि आपसे अमेरिका भी डरता है, आपसे इंडिया भी डरता है, आखिर आर्मी चीफ आप क्यों नहीं बने? ये नसीहत है तमाम जर्नलों के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। उन्हें कहा कि मैं अमेरिका को पसंद नहीं हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब वज़ीर दाखिला हमारा अमेरिका की मर्ज़ी से बने, वज़ीर ख़ारजा हमारा अमेरिका की मर्ज़ी से बने, फाइनेंस सेक्रेटरी अमेरिका की मर्ज़ी से बने, तो बताइए हम आज़ाद किस तरह हैं? ये मेरा सवाल है। अपनी अस्करी क़यादत से भी, तमाम सियासी मजहबी जमातों से ये ढोंग क्यों रचाया जा रहा है कि पाकिस्तान आज़ाद है? पाकिस्तान ना आज़ाद था ना आज़ाद है। आज़ाद ये उस वक्त होगा जब हम इनके ज़हनी ग़ुलामी से आज़ाद होंगे और अमेरिका के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। और ये भी एक जुमला कहा था, वो भी तारीख़ बता दूँ इस हालात के हिसाब से। हमीद गुल ने कहा कि जब भी कोई अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा होगा
तो तमाम इसराइली एजेंट जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, वो सब एक हो जाएंगे। तो आज जो मंजरनामा है पाकिस्तान का, वो ये पेश कर रहा है हमीद गुल के अल्फाज, तारिक साद अल्फाज को, कि आज सारे इसराइली एजेंट सरगर्म अमल हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान पर ज़र्ब लगा दी जाए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पर ज़र्ब नहीं लगेगी, क्योंकि शहीद मिल्लत खान लियाकत अली खान की दुआ, ए अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, वो अर्श मौला पर कबूल हो चुकी है। मेरा ये ईमान है और हर मुसलमान का ईमान होना चाहिए। पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए बना है, ता क़यामत कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर इस्लामी इनकलाब आएगा और मंशूर पाकिस्तान के मुताबिक ये वाहिद एटमी इस्लामी फ़लाह मुल्कत बनेगा। इसके साथ ही मैं आसिम मुनीर साहब से कहता हूं कि जैसे अल्ताफ़ भाई ने अभी बलूचिस्तान के हवाले से वाहिद लीडर अल्ताफ़ हुसैन, जिसने आर्मी चीफ से ये बात की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी की कि वो बात कर सके, ये सब बिके हुए हैं। अल्ताफ़ भाई ने कहा कि मैं माफ़ी तो पहले ही मांग चुका हूँ आप लोगों से, लेकिन मैं मुल्क की खातिर आज भी दोबारा आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, जैसे जिना बाग पार्क में की थी एक दफ़ा उस वक्त आर्मी को, कि हम आपके साथ खड़े हैं मेरे कारकुन। आज फिर उन्होंने रिक्वेस्ट की आर्मी चीफ से। मैं आसिम मुनीर साहब से मुतालबा करता हूँ कि गलती को ना दोहराएं और अल्ताफ़ भाई की बात को माने, और बलूचिस्तान के हालात अल्ताफ़ भाई के अलावा कोई नहीं सही कर सकता। क्योंकि अल्ताफ़ भाई तो ये भी बयान उधर से कह रहे हैं कि हम तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना हमारा पासपोर्ट बनाया जा रहा, ना हमारा वीज़ा दिया जा रहा, ना हमारा शनाख्ती कार्ड बना दिया जा रहा। हम आज भी आने के लिए तैयार, बेशक हमें यहाँ फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ अल्ताफ़ भाई, माज़रत साथ एक सवाल और इसमें आपने भी कहा कि जो भी यहाँ बनता अमेरिका की मर्ज़ी से बनता। बिल्कुल। तो अमेरिका की जब मर्ज़ी से बनता है तो इसके मतलब कि पाकिस्तानी जो वहाँ पे आज रह रहे हैं, आज डोनाल्ड ट्रम्प उसको निकाल रहा है, तो क्यों निकाल रहा है? अगर हर काम यहाँ पे हो रहा है तो पाकिस्तान में क्यों भगाया जा रहा है? वो उसकी वजूहत हैं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए, ये अमेरिका की एक नई पॉलिसी है कि अमेरिका पाकिस्तान पर प्रेशर डाला जाए ताकि हमें जवाज़ मिले पाकिस्तान पर अटैक का। ये जो मेरी तहकीक है इसके हिसाब से कि चारों तरफ से इतना तंग किया जाए पाकिस्तानियों को कि हमें अटैक करने का मौका मिल जाए। एटमी असासे जो हमारे महफूज अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, उसके लिए भी एक बता दूँ, एक साहब से सवाल किया गया था, उसने कहा कि भाई एटमी असासों की कुंजी अल्लाह ताला के पास है। और हकीकत यही है कि अल्लाह ताला, अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनको मैं बार बार कहता हूँ कि वो निडर बेबाक जनरल था हमीद गुल की तरह, जिसने पाकिस्तान को बचाया, चाहे लोग कुछ भी कहें कि उसने सौदा किया, आफिया का इल्ज़ाम लगाते रहें, अगर आफिया का सौदा उसने किया तो तुम क्या कर रहे हो? अब तो परवेज़ मुशर्रफ नहीं है ना, कई चांस मिले तो लाए ना आफिया को, वो सब जमातें मिलकर अस्करी क़यादत लाए, क्यों नहीं लाती आफिया को? तो भाई परवेज़ मुशर्रफ का फ़ैसला नहीं था, वो उस वक्त के हालात का फ़ैसला था। अगर आफिया गई थी तो आज तुम तो कहते ना हालत। रेविन डेंस जब यहाँ पे फंसा हुआ था तो चाहते तो उसका सौदा कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उस वक्त बस सवाल भी उठा था। लेकिन बात यह है कि परवेज़ मुशर्रफ का और लाल मस्जिद पर जो इल्ज़ाम लगता है, मैं उसकी भी तरदीद करता हूँ। लाल मस्जिद का जो फ़ैसला था वो तमाम सियासी लोगों का फ़ैसला था, परवेज़ मुशर्रफ का अकेले का फ़ैसला नहीं था। वहाँ की वीडियोस देख सकते हैं उस वक्त की आप, कि मामला तय हो चुके थे। जमात इस्लामी आपके दुश्मन बन जाएगी फिर? सर मेरे तो सभी दुश्मन हैं, मुझे इसकी परवाह नहीं है और मुझे तो शहादत चाहिए। और वो तो मैंने MI वालों को कह दिया था जब 2.5 घंटे मेरे साथ बैठे, वो इरम के ऑफिस में आए थे, जब मैंने, हाँ एक एजाज़ मुझे और भी हासिल है, लोग तो नौकरियाँ तलाश करते हैं, ये वाहिद मैं बंदा हूँ पाकिस्तान का कि जिसने बैनुल-अक़वामी दहशत के अमरीका ट्रंप को ललकारा, नरेंद्र मोदी को ललकारा 5 फरवरी इज़हार-ए-इख्तियार कश्मीर के मौके पर, जो मेरी कबल रिटायरमेंट का सबब बना। मैंने अपनी नौकरी पे कुर्बान किए इस कश्मीर, इस पाकिस्तान के लिए। अगर कोई मिसाल ऐसी है तो दुनिया में दिखा दो कि आज मैं इस कदमत पुरसी की हालत में भी अपने मुल्क के, अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ। लेकिन जो गलत अस्करी क़यादत करती है, मैं उसकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। ये उनकी मेहरबानी है कि जो लोग कहते हैं कि फ़ौज ऐसा कर देती है, मेरे ख़िलाफ़ क्यों नहीं करती? तो बात यह है कि मैं आपको सच बात कर रहा हूँ। अगर उनके इख्तियार में नहीं है मेरी बात मानना, वो एक अलग मैटर है, वो नहीं मान रहे। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, बस दिल कहता है मेरा कि आसिम मुनीर साहब जो इंशाअल्लाह वो स्टैंड लेंगे जो परवेज़ मुशर्रफ ने लिया था, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान हकीकी मायनों में उम्मत मुस्लिमा की वाहिद एटमी क़ुव्वत, फ़लाही क़ुव्वत बनेगा इंशाअल्लाह ताला। आखिरी सवाल फ़िक्री साहब हमारा, क्योंकि आपने यकीनन एक बड़ी पुरानी बातें की जो लोगों को नहीं पता है। एक तरफ आप भुट्टो साहब की हिमायत करते हैं कि बहुत अच्छा काम किया, एक तरफ अल्ताफ़ हुसैन के नारे लगाते हैं आप, तो आप हैं किधर? बात यह है कि मैं जब से अपने इदारे में जब मैंने ज्वाइन किया तो ऑटोमेटिक मेरा जो ताल्लुक़ तंजीम से ख़त्म हो गया था। लेकिन कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई से दिली अक़ीदत मुझे है, वो हमेशा
तादम मर्ग रहेगी। क्योंकि कायद तरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने मुझे कुंदन बनाया। तमाम सियासी मजहबी जमातों की ट्रेनिंग मेरे उस्तादा की, वालदैन की, आखिरी जो तरबियत अल्ताफ़ भाई ने की, और जो फ़िक्री भी आज और वजाहत कर दूँ, ये फ़िक्री का लफ्ज़ कोई ऐसे नहीं लग गया। ये फ़िक्री वो लफ्ज़ है जो कायद तरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई ने उस वक्त हमें 1987 की फ़िक्र नशिस्त में अता किया था। उन्होंने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा, एक वक्त आएगा इतना बुरा, उसी वक्त बता दिया था कि हम पर कैसा ऑपरेशन होगा, किस किस तरह से हमें ख़रीदा जाएगा, वो तमाम बातें उस नशिस्त में कर दी गई थी। तो कहा मैं कैसे पहचानूंगा कि तुम सीनियर साथी हो। तो जब भी मौका मिले तो लिखने के लिए उन्होंने कहा कि साफ़ी बनो, लिखो, ये कलम सबसे बड़ा हथियार है हमारा, क्लाशम नहीं है। क्लाशन अल्ताफ़ भाई ने हमें चलाने के लिए नहीं दी थी। याद होगा आप लोगों को, जो आप भी आज भी ताना देते हैं कि वो उन्होंने कहा जेवर वो दी थी, क्या कहा था कि आज जो ट्रकों में भरकर हम पर फायरिंग करने आते हैं, हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्लाशन उठाना होगी, अगर नहीं उठाएंगे तो हमें ख़त्म कर दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा था ये। अब वो एक अलग बात है कि उनके फॉलोअर्स ने जो गद्दार निकले कौम के, उन्होंने क्लाशन से अपनी कौम को लूटा, अपने लोगों को कत्ल वगैरह, उसका भी मैं चशमदीद गवाह हूँ। आज जो आफाक साहब इतनी बातें कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा झूठ है उनका, वो कहते हैं कि मैंने इख्तिलाफ़ किया था, गद्दारी नहीं की। इससे बड़ा झूठ, सफ़ेद झूठ सदी का हो ही नहीं सकता। यही वो शख्स है जिसने कायद तरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के अतमाद को ठेस पहुँचाई, जो कहता है इख्तिलाफ़ भी नहीं था। ये भी झूठ है कि उसी नशिश के अंदर मुत्तहदा बन चुकी थी, ये भी किसी को नहीं पता होगा। 87 में मुत्तहदा बन चुकी थी। ये आज मैं कौम के सामने ला रहा हूँ इस चैनल के थ्रू, ये नोट कर लें। और जो सीनियर लोग जो मौजूद हैं, आवाम मौजूद है, वो गवाही देगी मेरी इस बात की कि उस वक्त ये बन चुकी थी। और इसको चीफ ऑर्गेनाइजर मुत्तहदा कौमेंट पाकिस्तान बनाया था आफाक अहमद को, और पंजाब भेजा था कि जाकर खामोशी के साथ मुत्तहदा के लिए काम करो। लेकिन लेबल अभी हमने माई कौमेंट का लगाना है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वक्त से पहले हमें मिटा दिया जाएगा। तो ये एक हिकमत अमली थी जिसको इसने जाकर के वहाँ आश्कार किया। मैं ये नहीं कहना चाहता कि खाम का वो ब्लेम नहीं है, वो तो हक़ाइक़ हैं कि उस शख्स ने क्या किया। कहा कि कायद ने नज़रिया छोड़ दिया। आज वो कहता है मैंने इख्तिलाफ़ किया। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम तुमने लगा दिया, आज फिर उसकी वजाहतें आ रही हैं आवाम की तरफ से कि अल्ताफ़ हुसैन ने मुत्तहदा ज़रूर बनाई, लेकिन महाजिर नज़रिया आज भी कायम है, और कायम रहेगा, और क़यादत भी महाजिर ही करेगा। ये अल्ताफ़ भाई ने पॉलिसी दी थी कि देखो अक़लियत में होते हुए सिंधी हुक्मरान कैसे बनता है। तो उन्होंने हिकमत में इख्तियार की कि पीपल्स पार्टी का लीडर कौन, सिंधी। मुस्लिम लीग अंदर बनी पार्टी, जो GHQ की, वो कौन था, जो सिंधी। तो हमें भी ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी है, जो कुर्बानी हमने दी है, ऐसी पार्टी बनाए, फिर फैसला हमारा इख्तियार होगा, हम किसको भी वज़ीर आज़म बनाए। ये सारी बातें वो कर रहा हूँ जो किसी को नहीं मालूम। तो आज जो आफाक साहब को हमने, अगर आज भी अल्ताफ़ भाई की एक वीडियो आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने आफाक अहमद को मैंने माफ़ नहीं किया है, ये उनका अल्फाज है, और मैंने भी उसको माफ़ नहीं किया है। मैं भी बता रहा हूँ ये बात, उस वक्त भी की थी मैंने, उस दिन जब ये ऑफिस में बैठ के प्रोग्राम किया, मैंने भी माफ़ नहीं किया। तो वो कायदे तहरीक पर जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया, जानी शराबी नज़रिया छोड़ने का, मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ अपने ऐसे कायद के लिए, नहीं कर सकता। लेकिन वक्ती तौर पर उसने एक ऐसा इशू उठाया जो कोई नहीं उठा रहा था, जो लोग कुचले जा रहे थे कराची में, उस बुनियाद पर हमने हिमायत की है। मैं भी आज वाज़ेह तौर पर उसकी तरदीद कर देता हूँ कि मैं उसका हामी नहीं हूँ, लेकिन वक्ती तौर पर। और अगर आफाक अहमद में भी ज़रूरत है तो प्रेस क्लब पर आए और साबित कर दे, जो कुछ मैं बताऊँगा उसके बारे में उसको गलत साबित करके दिखा दे। हल्फिया मैं उसके सामने उसके शवाहिद दूंगा, किस तरह कत्लो गारतगरी हुई, किस तरह भत्ते लिए गए, किस तरह जो उसने चेयरमैन बनाया अपने, उसको लोंडा कहा करते, रज़ा हुसैन को, जो कौंसलर बनने के काबिल नहीं था, लैंड कमेटी का चेयरमैन उसको बनाया उसने, और पूरे कराची को किस तरह लूटा गया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। किस तरह कराची की प्रॉपर्टी, ये चाइना कटिंग तो बहुत बाद में आई है पीपल्स पार्टी के इश्तराक से, उससे पहले कराची को लूटा गया है MQM के पहले दौर में। सन 87 में जब हम कामयाब हुए, उस वक्त कराची में जो कब्ज़े किए गए, जो पार्क बेचे गए, ये तमाम चीज़ें उस ज़माने में भी हुई हैं। ये रिपीट हुआ है पीपल्स पार्टी के इश्तराक से। उस वक्त हम होल सोल थे, अल्लाह ने ऐसी ताकत दी थी जो हम सोच भी नहीं सकते थे। तो बस इसके साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बहुत सारी राज अफशा कर दी, हो सकता है इसका रिएक्शन भी हो, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इंशाल्लाह पार्ट 2 भी आपका चलाऊँगा, अल्लाह चाहा। तो बहुत कुछ है मेरे पास। मैं तो MQM के बारे में, पीपल्स पार्टी, हर पार्टी के बारे में, मैं तो दाई हूँ ना पार्टियों का। तो मैं इंशाल्लाह तमाम पार्टियों की तमाम बातें मैं आपको बता सकता हूँ कि आखिर मेरी तरबियत जिस पार्टी में हुई और मैंने उनको कैसा पाया, वो भी मैं बता सकता हूँ हर पार्टी के हवाले से इंशाल्लाह ताला। जी नाज़रीन, ये थे सैयद असलम अली फ़िक्री, और जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, क्लियर साफ़ अल्फाजों में बताया इन्होंने कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है। लेकिन हमेशा इन्होंने अपनी तरफ से एक पैगाम दिया
कि जो सच है उसको हम सच कहेंगे और जिसने गलत किया था उसको हम गलत कहेंगे। कि आज भी भुट्टो साहब की हिमायत भी करते हैं, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन के कल भी हामी थे और आज भी हामी हैं। बाकी हर किसी के साथ हैं। आफाक साहब की उन्होंने बात की, जो उसने एक इशू उठाया, बहुत अच्छा इशू उठाया, जो कि इस कौम के साथ आज हो रहा है। तो इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।